आप सबका मैं मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट नोटिस पे आप आए। देखिए जी, अभी एक स्क्रीन्स के ऊपर सुबह से तमाशा चल रहा है, बल्कि 2-3 दिन से चल रहा है और हर रोज़ रात को चलता है कि जी वो पुलिस वाले आ गए हैं और खान साहब को अरेस्ट करना चाहते हैं। जब उनको नज़र आते हैं कि इतने सारे लोग, वो कहते हैं हम तो फ्लैग मार्च कर रहे थे। मुल्क में पेट्रोल की शॉर्टेज है। मैं ज़रा पुलिस वालों को, पंजाब पुलिस पर बताना चाहता हूँ, किल्लत पड़ने लगी है। जो मैं भी बात करूंगा इकोनॉमी पे बाद में, वो फ्यूल क्राइसिस, यानी कि फ्यूल राइट्स हो जाएंगे। फूड राइट्स खाने के ऊपर तो होंगे, लेकिन पेट्रोल के ऊपर भी हो जाएंगे। आप फ्लैग मार्च कर रहे हैं सरकारी पैसों पे, यानी कि हमारे टैक्स के पैसों पे। तो खान साहब को अरेस्ट करने की जो ये बातें चल रही हैं, मैं ज़रा ये जो सारे पॉलिटिकल केसेस जो हम पे बनाए गए, बाय द वे हमारी तर्ज, हमारे हुकूमत में कोई नया केस सिवाय वो शहबाज शरीफ का, वो 16 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग का और मकसूद चपरासी वाला, जिसको बेचारे को हार्ट अटैक हो गया और वकील को भी हो गया और FIA वाला था उसको भी हो गया और पता नहीं किसको किसको हो गया। बाकी सारे केसेस, सारी JITs, ये हमने सब, हमें विरसे में मिली, इनहेरिट की थी हमने। ये सारी पहले बनी हुई थी। हमने सिर्फ एक काम किया था, हमने ये कहा था, खान साहब ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कहा था कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, तुम अपना काम करो। अफसोस की बात है कि अब ये पता चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ हमें नहीं पता थी कि हम वफाकी वजीर थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाद में खुल के आई। पता चला कि वो मुदाखलत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं हो रही थी, वो कहीं और से हो रही थी। वो तो अब खुद ही आ गया, वो डेंजरस कह रहे हैं कि ये डेंजरस है। वो मैं बात कर चुका हूँ कि 6% पे GDP ले जाने वाला, एक्सपोर्ट बढ़ाने वाला, 17-18 बिलियन के फॉरेन रिजर्व रखने वाला, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाला, फॉर यानी कि रेमिटेंसेस जिसके दौर में बढ़ जाएं, नौकरियां जहां यानी कि लोग लेबर ढूंढ रहे हो, स्टेट के लेबर नौकरी ढूंढ रहे हो, फैसलाबाद में पूरा रिवर्स हो जाए। 55 लाख नौकरियां तो हमने क्रिएट की थी, रिकॉर्ड के ऊपर है। स्टेट बैंक की रिकॉर्ड कहती हैं कि जी 6% ग्रोथ हो गई थी, सारा कुछ हो गया था, दुनिया में नाम हो गया था। वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक था। और ये जो बिठाए ला के, जिनके सारों के ऊपर चोरी के केसेस हैं, जो सारे सिर्फ अपने नैब के केसेस फारिग करते हैं, ये खतरनाक नहीं थे। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि ये मजाक क्या हो रहा है इस मुल्क में, जरा बताना भी चाहता हूं और याद भी दिलाना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसे कहते हैं। सियासी विक्टिमाइजेशन ऐसे कहते हैं कि खान साहब को बेल नहीं मिलती, लेकिन खान साहब के ऊपर जिसने हमला किया था, असैसिनेशन अटेम्प्ट की थी, उसको जमानत मिल गई। खुर्शीद शाह साहब को परमिशन मिल गई एंटी करप्शन से कि वो बाहर जाके अपना इलाज करवा लें। वैसे करवाना भी चाहिए, यहां काफी चीजों का इलाज उनको जरूरी है। नाजिम जोगियों केस में वो जाम करीम दुबई में बैठे हुए थे, भागे थे यहां से, भगवाया गया था उनको। वहीं बैठे बैठे उनको बेल मिल गई, और सिर्फ इतनी बेल क्या मिली कि पाकिस्तान आओ, इस्लामाबाद लैंड करो, या कराची से इस्लामाबाद गए थे वो, और आके इमरान खान के खिलाफ वोट दो और फिर वापस चले जाओ बाहर। अली वजीर, हमें कहा गया जी पता नहीं क्या क्या है, और डेटा और इंटेलिजेंस एजेंसी ही देती थी ना ये, इनका ही काम है ना, हमारा काम तो नहीं है लॉ इन्फोर्समेंट करना। उसको भी बेल मिली थी, क्यों मिली थी? इमरान खान के खिलाफ वोट देने को। 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे वो भाग के बैठा हुआ है मिस्टर प्लेटलेट लंदन में। उसका भाई वजीर आजम है। मेरा बेटा सिर्फ 11 साल का है। वो 11 साल का बेटा जो मेरा है, वो मुझसे उस दिन पूछ रहा है, बाबा ये समझाओ कि जिसका भाई वजीर आजम हो वो भी पाकिस्तान से डर के भागा हुआ हो, वो वापस क्यों नहीं आता? 11 साल का है, उसको भी इतनी सियासी शऊर है, बच्चों में भी इतना शऊर आ गया है। वो आगे और ही कोई कहानी है। हमने कभी भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं रोके। हमारे जमाने में साद रफीक अरेस्ट हुए थे, जितने भी अरेस्ट हुए थे, शहबाज शरीफ हो गए या ये, और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने किए थे, और उनके पुराने केसेस भी किए थे जो हमारी हुकूमत आने से पहले के बने हुए थे। हमने तो प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं रोके। ये तमाशा जो उन्होंने लगाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनके पास पाकिस्तान के मसलों का हल यह है कि इमरान खान पर अटैक कर दो,
पीटीआई की लीडरशिप को बंद कर दो। और अब इस मुल्क में मुकद्दस गायों की लिस्ट में आसिफ जरदारी और बिलावल का नाम भी आ गया, क्योंकि शेख रशीद को इसलिए बंद किया था क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर कोई कमेंट कर दिया और उनकी तौहीन जरदारी हो गई, तौहीन जरदारी और तौहीन बिलावल हो गई। तो अगर यह है तो मैं तो कब रोज कह रहा हूं कि आसिफ जरदारी तुमसे बड़ा पाकिस्तान में कुछ हो नहीं आया। ये तो यूएस सेनेट की अपनी बैठी हुई कमिटी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जिसने पूरी रिपोर्ट लिखी है, उसमें जरदारी के ऊपर पता नहीं कितने पेजेस हैं। सो देयरफॉर करने पर तौहीन अदालत, इसलिए हमने कहा जेल भरो तहरीक, हमें डराओ नहीं, हम खुद चले जाएंगे। दूसरी तो बड़ी जरूरी बात जिस पे आज बात करनी है, इस मुल्क के आईनी सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सदर मुमलिकत। उन्होंने खत लिखा और ईसीपी का जो क्रूर एटीट्यूड है, एरोगेंट एटीट्यूड है, वो आपने उनके जवाब में पढ़ा, जो पब्लिक स्टेटमेंट उनका जवाब आया। लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया इलेक्शन का, वो भी ईसीपी उसको भी नहीं मानती। अब ये ईसीपी की डोरियां कौन चला रहा है भाई? ये ईसीपी खुद फैसले कर रही है, यानी कि मुगल बादशाह बन गया है वो ईसीपी वाला। और इंडिपेंडेंट, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट विद इन अ स्टेट। ये जो कहते हैं ना स्टेट विद इन अ स्टेट, ये तो ईसीपी का काम है। ना कानून मानना है, ना आइन मानना है, ना कोर्ट के ऑर्डर मानने हैं, ना सदर के खत को मानना है, और इलेक्शन भी नहीं कराना। ये मेरी तो समझ से बाहर है कि इस मुल्क में तमाशा हो क्या रहा है। अच्छा, कानून का क्या हाल है, वायलेशन का। और मैं बड़े शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूं जो ये परसों ये यास्मीन राशिद की ऑडियो लीक उन्होंने की, पता नहीं कितनी आधी पीछे मिला के। देखें, कभी भी कोर्ट ऑर्डर के बगैर आप किसी को रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। मुझे अक्सर लोग फोन करके कोई बात करते हैं ना, तो पूछते हैं कि यार अली आपसे ये बात कर लूंगा, रिकॉर्ड करोगे? मैं कहा भाई ये मुल्क के मफाद की बात कर रहे हो या मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हो? तो अगर मफाद की बात करो करने दें रिकॉर्ड, हमने कौन सी चोरी करनी है। लेकिन ये कोई तरीका है कि ये आप रिकॉर्डिंग ला के और आप क्या सारी चला दें? फिर खान साहब ने तो कह दिया है, और अब तो खुद फरमा रहे थे वो जो गए बाजवा साहब कि मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग है। यानी कि ये काम होता है सबसे ताकतवर इंसान के इस मुल्क में, जो आइन के मुताबिक सबसे ताकतवर तो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन रियलिटी में आर्मी चीफ पाकिस्तान में आपको पता है कितनी ताकत रखते हैं। वो ये काम था कि रिकॉर्डिंग करते रहे। मैं भी सोच रहा हूं कि एक इंडिपेंडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और उस पूरी मीटिंग की जो डिटेल्स हैं, मैंने रिकॉर्ड नहीं की भी, मेरे दिमाग में रिकॉर्ड है, वो एक दिन एक मीटिंग में बैठ के बताऊं कि डिस्कशंस क्या क्या हुई थी। क्योंकि वो वजीर था, मैं उस वक्त एक दिन पहले वजीर था, जो भी बातें हुई थी वो हुई थी। लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर मुझे नहीं पता कि ये किधर जाके रुकेगा। इससे पाकिस्तान की मईशत नहीं ठीक होने लगी, लोगों की रिकॉर्डिंग लगा लगा के। इससे गरीब आदमी को पेट नहीं भरने लगा, इससे आटे की कीमत सस्ती नहीं होगी, इससे पेट्रोल नहीं कम होगा, इससे कौमी खजाना नहीं बढ़ेगा। इससे हो रहा क्या है? इससे हो ये रहा है कि इस मुल्क पे अपने ही लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। और तकरीबन मिलियन लोग जा चुके हैं पिछले 10 महीने से मुल्क छोड़ के, अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स वो छोड़ के चले गए हैं, बाहर चले गए। कोई भी चले जाए, आप बस रोजी की तलाश से ज्यादा इज्जत की तलाश में चले गए हैं कि हमें कहीं इज्जत तो मिलेगी, हम कहीं बाहर जाके काम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, ईमानदारी से 2 पैसे कमाएंगे, सर उठा के जिएंगे। और ये रिकॉर्डिंग तो नहीं होती रहेगी, कोई हमने ट्वीट कर दी तो उठा के कोई लेके नहीं चला जाएगा।
फिर हमें फोन करके ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा, कोई वीगो हमारे घर के चक्कर नहीं लगाएंगी, कोई पुलिस वाले हमें धमकियां नहीं देंगे, हमें गली के कोने पे, हर गली के कोने पे पुलिस वाला खड़ा होके रिश्वत नहीं मांगेगा, और नहीं देंगे तो गाड़ियां नहीं चढ़ाएगा हमारे ऊपर। हर एक के पास तो प्रेस का कार्ड नहीं है मेरे भाई, थोड़ी बहुत वो आपके डर से आपको छोड़ देते हैं, आप जब प्रेस का कार्ड दिखाते हैं तो। जो जिसके पास नहीं होता ना उसके साथ पूछो। मैं आपको आज ये भी बताऊं, एज ए मिनिस्टर ये मैंने तजुर्बा किया है कई दफा, बगैर इनमें से भी किसी को बताए, कि मैं निकल गया ऐसे स्कूटर पे बाहर, मोटरसाइकिल में पीछे बैठ के, खाली देखने के लिए कि क्या तमाशा करते हैं। और जब हेलमेट उतारी, चश्मे उतारे, तो सर आप हैं। वो भाई अगर मैं नहीं होता तो वो जो नहीं होता उसके साथ, तुम शरीफ आदमी, उसके साथ तुमने क्या करना था? मैं तो सिर्फ जमीर की आवाज जगाने निकला था ना, मैंने ये कोई सोशल मीडिया पे चढ़ाया कि जी देखें ये क्या कर रहा है, क्योंकि मैं उनको भी नहीं जलील करना चाहता, उनकी भी मजबूरी मुझे पता है बेचारों की, उनके घर में भी बच्चे हैं, वो भी तबाही का शिकार है, क्योंकि आपने तालीम का निजाम तबाह किया है मुल्क में। उनके बच्चे के कोई उम्मीद नहीं रखें, हेल्थ का निजाम तबाह किया है। हेल्थ कार्ड इमरान खान ने दिया केपीके में और पंजाब में, वहां रिमोट एरियाज में प्राइवेट अस्पताल बनना शुरू हो गए थे, इन्होंने बंद कराया आके। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की मुखालिफ हुकूमत बैठी है या बिठाई गई है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को दलदल में डुबो रहे हैं, धंसा रहे हैं नीचे, और इनसे बात करो तो ये अरेस्ट करवाने की धमकियां देते या करवा लेते, एफआईआर काट देते, और या इमरान खान को अरेस्ट करने की बात कर लेते, वहां चला देते। वो मेरी समझ में नहीं आया कि जो कल उन्होंने फरमाई, वो क्या मैं बोलूं, अब खातून के लिए कुछ बोलना भी नहीं, चले मरियम बीबी पे मैं कह लूं। मरियम बीबी ने फरमाया मैं नहीं बोलूं, मरियम बीबी ने फरमाया कि शौकत तरीन साहब के जमाने में महंगाई थी, अगर दार साहब कम कर रहे हैं तो इसमें तो तारीफ करनी चाहिए। किस दुनिया में रहते हो भाई? नाश्ते में घास खाई थी, ये कौन, ये क्या बातें करते हो आप लोग? 80,000 रुपए के जूते पहन के महंगाई आपको लग रही है? हाँ, कोई यानी कि इंसान में कोई दूर, अगर जमीर सोया हुआ भी होता है, ख्वाब तो देखता है, सोता हुआ भी, ये तो मरा हुआ है। अभी जो ट्रिप लगाया था ना उन्होंने, वो कौन सी ट्रेन थी जो इंग्लैंड में, वो तस्वीरें आई थी सारे फैमिली लेके जो ट्रेन ट्रिप में गए थे, वो आपको जरा वो आप खुद गूगल कर लें और पता करें उसका टिकट कितने है। वीआईपी इन्होंने जो कमरे बुक कराए थे, ये मेरी पूरे साल की एज वजीर 2.25 लाख रुपए महीने की तनख्वाह से ज्यादा वो एक आदमी के वो ट्रेन का ट्रिप है। ये पूरा खानदान और मेड और सारी लेके जा रहे हैं ट्रेन की ट्रिपों में। वो बड़ी कोई वो जैसे क्रूज लाइन नहीं होती, वो ट्रेन लाइन है बड़ी यूरोप में घूमने की। कोई इनको शर्म नहीं है। और इधर आके जी मेरे दिल में दर्द होता है जब आटे की कीमत ऊपर जाती है। अबे वो आए थे वजीर आजम, मैं कपड़े बेच के, भाई बेच दो ना अपने कपड़े, अल्लाह के वास्ते बेच दो यार। वैसे तो उतर गए तुम्हारे पूरे कपड़े दुनिया के सामने। अभी टर्की गए हो, तो टर्की ने वहां जो 1 लाख टेंट भेजे, वो इन्हीं के टेंट उन्हीं को वापस कर, उन्हीं को ठप्पा लगा हुआ यार। कम से कम किसी और मुल्क के भेज देते, ईरान से भी आए थे तुम्हारे पास, मलेशिया पता नहीं और कहीं से आए थे, वही टर्की के भेज दिए। किन अहमकों की हुकूमत में हम फंस गए। वो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस मिनिस्टर यानी कि सारी सर्विसेज, मिलिट्री फोर्सेस का मिनिस्टर, जो समरी जहां से आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, डिफेंस मिनिस्टर खड़े होकर कह रहा डिफॉल्ट की क्या बात कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके हैं। जब हाँ, और हर चीज पे आर्टिकल 6 नजर आ रहा है। जब खान साहब ने बात की थी, वो कितने 10 महीने पहले खान साहब ने ये एक टीवी शो में कहा था कि याद रखें ये इधर होने जा रहा है, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हटा रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, और जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी आपकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये तो उसमें कोई दो सोचने की बात ही नहीं है कोई।
खाली पेट्रोल डालने से गाड़ी नहीं चलती भैया, टायर में हवा भी होनी चाहिए और इंजन में ऑयल भी होना चाहिए। ये पता नहीं क्या समझ रहे हैं और इन्होंने हमारे को कहां ले जाके छोड़ा है। देखें, पूरे दुनिया में ये घूमता रहा है बिलावल, अपने मुल्क में नहीं घूमता, इसको पता नहीं यहां क्या हो रहा है। बिलावल जरदारी तुम्हारे वजीर आजम का नाम है शहबाज शरीफ, वो तुम्हारा बॉस है। तुम जिस भी जमात के चेयरमैन बने बैठो, शहबाज शरीफ तुम्हारा बॉस है, क्योंकि वो वजीर आजम है। मैं भी वजीर था ना जब फेडरल मिनिस्टर, तो खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर हमारे बॉस थे, और बाकी जो हमारी कोलिशन हुकूमत के वजीर थे उनके भी प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस। तो बिलावल जरदारी ये भूल ना जाए कि शहबाज शरीफ तुम्हारा बॉस है, और जो तुम्हारा बॉस कर रहा है और तुम उसको बैक कर रहे हो, तुम भी इसमें इतने ही शरीक जुर्म हो। और खैर, तुम्हारे अब्बा के तो शरीक जुर्म कहने का फायदा नहीं हो, तो खुद ही मुजरिम है। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं, जो इंपॉर्टेंट है, सुबह फारूक भाई ने एक, पता नहीं किसने उनको कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फारूक भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको शायद पता नहीं है और उनके फॉलोअर्स को भी शायद पता नहीं है। मैं जरा ट्यूबलाइट जला दूं ताकि रोशनी में सब नजर आ जाए। 2019 में ये सेंसस की बात हुई थी कैबिनेट के अंदर, और उससे पहले भी डिस्कशन हो रहा था, और हमारे खुद भी रिजर्वेशन थी सेंसस के ऊपर, कराची के ऊपर। कैबिनेट में एक कमेटी बनी, सब कमेटी, जिसने ये सेंसस को पूरे को इसके ऊपर पूरी स्टडी करनी थी। स्टडी करके एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में सबमिट करनी थी, और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने फिर सीसीआई में प्रेजेंट करना था। सीसीआई जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जहां चारों वजीर आला बैठते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, और वहां पे एक सेंसस के ऊपर एक कंसेंसस मिले, सबको ऑन बोर्ड लेके डिसीजन होना था। आपको याद होगा कि ये वजीर जो हैं इनके, जरदारी माफिया के, ये बहादराबाद का चक्कर लगा के कहते थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। सेंसस में करवाया सेंसस इन्होंने था, खुद इनके दौर हुकूमत में हुआ था सिंध में। ये उस वक्त भी ये उस वजीर आजम नवाज शरीफ था, सिंध में इनकी हुकूमत थी। हमने दर्जनों मीटिंग की उस कमेटी में, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा थी उस कमेटी में, मैं कई दफा कर चुका हूं, लेकिन चूंकि फारूक भाई ने इस बार बात की, मैं जरा उनको क्लैरिटी दे दूं। नूरुल हक कादरी साहब थे, अमीनुल हक साहब थे, और जुबैदा जलाल साहबा थी, और चेयर उसको मैं कर रहा था। और मेरे ही दफ्तर में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम के कॉन्फ्रेंस रूम में, क्योंकि वो चेयर में कर रहा था, दर्जन के करीब मीटिंग हुई होंगी उसकी, जिसमें नादरा के चेयरमैन भी होते थे, अब मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के लोग भी होते थे, और ये जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स उनके भी लोग होते थे, और उनसे कंप्लीट डेटा लेके फिर हमने दावत दी कि लोगों को, एमक्यूएम वाले अपनी एक टीम ले आए, अपने सवालात रखें, और पीटीआई वाले भी अपनी टीम ले आके अपने सवालात रखें। आप भी आए थे उस मीटिंग में, और एमक्यूएम के भी 3 लोग आए थे, और हमारे पास से भी 3 लोग आए थे, और सारे सवाल के जवाब दिए गए। उसके बाद एक समरी बना के हमारी भेजी गई मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को वापस। सेंसस, हाँ ये लिखा है 10 साल में होते हैं ना, तो 17 साल बाद तो पिछले हुए थे। अगर 10 साल में होते हैं तो पहले फिर कानून किधर गया? इलेक्शन पे इलेक्शन तुम करवा रहे थे, 17 साल से तो वही नहीं थे, तो अब होगा आगे होने थे 2027 में। लेकिन एक कलेक्टिव विजडम ने एक फैसला यह किया कि सेंसस हम तेज वाला, डिजिटल, ताकि ट्रांसपेरेंट रहे, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक दोबारा सेंसस करवा लें। सीसीआई में समरी गई। अब यह सुने आप, सीसीआई में समरी गई, और आपको पता है कि सीसीआई में समरी को अपोज किसने किया? चले आज आपके सामने यह राज खोल देता हूं, मिनट्स होंगे ना सीसीआई के। सीसीआई में इस समरी को अपोज किया मुराद अली शाह, सीएम सिंध ने ओपनली अपोज किया, और नाराज भी मुझ पे हो गए
जब मैंने उनसे ये पूछा कि भैया आप जो पॉइंट्स, जिस पॉइंट पे अपोज कर रहे हैं वो पॉइंट तो बता दें। भैया ये देखें किस तरह बात कर। भाई साहब, आप अपोज कर रहे हैं, आपका हक है, क्योंकि आप थोड़े दिन पहले तो एमक्यूएम के दफ्तर जाके उसको प्रपोज कर रहे थे, अपोज नहीं कर रहे थे। अब आप सीसीआई में बैठ के अपोज कर रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं सिंध के लोगों को कि जी मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन असल में बंद दरवाजों में जो आपकी सियासी तौर तरीका रहा है बंद दरवाजों का, अगर आप अपोज कर रहे थे वहां पे अपोज छुप के आप सामने यानी कि सीसीआई में रीजन बताने के बगैर नाराज हो गए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में ये गया वापस सीसीआई से अप्रूव होके, और फिर वो नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, NC3 कहलाती है, N3C। उसके बाद उसकी फंडिंग अप्रूव करवाई गई मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से, असद उमर साहब ऑफकोर्स चेयरमैन थे। उसके बाद बजट, उसके बाद उसका पूरा एक शेड्यूल के साथ उसकी पूरा एक सिस्टम एनालिसिस करके एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रेजेंट किया गया कि इस तरह ये हो सकता है। तो क्यों नहीं कराया था चीफ सेंसस ऑफिसर अपॉइंट, क्यों नहीं कराया था दिन? अब इलेक्शन डिले कराने के लिए सेंसस करा रहे हैं और सोने पे सुहागा ये, वो कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तो इलेक्शन डिले कराने के लिए सेंसस में भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता हार जाएंगे। कल ये खुद भाग गए एमक्यूएम वाले भी, उससे पहले पीपुल्स पार्टी वाले भी, और फारूक सत्तार साहब को उन्होंने बना दिया, टोपी बना के खड़ा कर दिया कि जी आप जाके क्रेडिट ले लें। ओ भाई, क्रेडिट इमरान खान को जाएगा। कराची वालों, सिंध के बाशिंदों, ये क्रेडिट इमरान खान को जाएगा। ये उनकी हुकूमत में हुआ था सारा, ये सारा ट्रेल रिकॉर्ड है। अप्रैल में होना था और ये यहां तक पहुंच गए। तो मेरी आखिरी लाइन देखें, जो इस मुल्क में तमाशा चल रहा है ना, वो सब रोज दुनिया देख रही है। बड़े लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि अली दादी कराची में अब रहने जैसा नहीं रहा, निकलो। अच्छा, फैमिलीज ने, बिजनेस फैमिलीज ने अपने बच्चे बाहर भेज दिए, और एक रह गया है वो बेचारा, क्योंकि मजबूर है, क्योंकि सारा बिजनेस यहां है जितना चला सके, बाकी फैमिलीज बाहर चली गई हैं। ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान में। वैसे ही आपने एजुकेशन में इतनी डिफरेंस रखी हुई है कि बेचारा जो गवर्नमेंट स्कूल वाला है वो, उसकी तबाही है एजुकेशन की। वो पब्लिक स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में लोग क्यों बच्चों को डालते हैं? पेट काट के पब्लिक प्राइवेट स्कूलों की फीसें भरी जाती हैं। क्यों? अपने बच्चों को लोग तालीम देना चाहते हैं, ये सरकार का काम होता है। प्राइवेट अस्पताल में क्यों डालते हैं लोग? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये अपने कुत्ते नहीं जाके ट्रीट करवाएं, घर के जानवर नहीं ट्रीट करवाएं। ये समझते हैं लोग इंसानी पाकिस्तानी उधर जाके ट्रीट हो। देखें, मैं पाकिस्तान के लोगों, आपको मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, मुझे नहीं पता पीछे कवर हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन सोशल मीडिया पे जरूर चलेगी। ये टाइम आपका इस मुल्क के लिए खड़े होने का है, इस मुल्क के साथ खड़े होने का है। अगर आप अभी भी सोते रहे ना, यानी कि आपने अगर अभी भी सोचा कि ये डूब जाएगा मुल्क, मैं हर दफा कहते आ रहा हूं, फ्यूल राइट्स और फूड राइट्स, पेट्रोल के ऊपर यहां हंगामा होगा, और खाने पीने पे पाकिस्तान में कभी भूख से कोई नहीं मरा, भूखा नहीं मरता यहां पे कोई। अल्लाह ताला का करम रहा है इस मुल्क में, भूखे को खाना खिलाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो वो बेचारे भूखों के खाने खिलाने वाले साहिब हैसियत लोग थे, उनका हाल भी बुरा है। तो ये वक्त है कि आप खड़े हों अपने मुल्क की खातिर। दुनिया में आपकी इज्जत, कहीं भी आप चले जाएंगे ना, वो फिर आपसे सदियों पूछेंगे फेल्ड स्टेट। हम फेल्ड स्टेट नहीं सोच के पैदा हुए थे, ये पाकिस्तान ऐसे नहीं पैदा, ये अल्लामा इकबाल का ख्वाब ये नहीं था। इतनी मेहनत और इतनी कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने नहीं इसलिए दी थी। और मैं सारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, यहां रहने वालों की और यहां से ना रहने वालों की। पहली असेंबली जिसने, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी, वो सूबा सिंध की थी। सिंध के लोगों ने वेलकम किया खुले आम, आके हाथ खोल के, आओ हमारे साथ रहो। एक साथ रहते थे सब। ये लसानियत की सियासत, मजहब की सियासत, नजरिए की सियासत से हटा के, इन गंद में लगा के, और यहां तक पाकिस्तान को लाना, ये सब याद है। सिंधु देश और जाग पंजाबी जाग, और वो क्या वो जन्नापुर, और ये सारा तमाशा इस मुल्क में हो गया है।
सबको पता था हो रहा है और सब चुप थे। इसलिए मैं आखिरी बात, वो मरहूम परवेज मुशर्रफ साहब जनरल चले गए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। लेकिन मेरा हमेशा से सवाल, मैंने उनके मुंह पे उनसे पूछा था दुबई में, उनके साथ खाने की टेबल पे बैठ के मैंने उनसे पूछा था कि आपको क्या नहीं पता था कि एमक्यूएम को रॉ फंडिंग मिल रही है? आप आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, क्या आपको यह बात का इल्म नहीं था कि एमक्यूएम के अंदर दहशतगर्दी हो रही है? आप आर्मी चीफ थे, क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था कि कराची ऑपरेशन के 100 पुलिस वाले मारे गए? आपको नहीं पता था? आपके पास रिपोर्ट नहीं आती थी कि सर कराची में रोज यानी आज 25 बंदा मर गया है? आपको नहीं खबर आ रही थी? आपको क्या नहीं पता था कि गैंग वॉर शुरू होती चली जा रही है? वो पप्पू को क्या था वो, और वो उजैर, हाँ अरशद, पप्पू, उजैर, वही तमाशा हो रहा है। आपको नहीं, सब आपको खबर, रिपोर्ट नहीं आ रही थी? क्या आपको नहीं पता था कि सौलत मिर्जा ने क्या किया है? क्या आपको नहीं पता था कि कमांडे और कमांडो और टुंटा और ये सारे कौन लोग हैं? आपके पास रिपोर्ट नहीं आ रही थी? क्या आपके किसी जानने वाले को किसी ने बंदूक गन पॉइंट पे नहीं छीना था मोबाइल उसका? क्या रेंजर्स नहीं शहीद हुई थी यहां पे? क्या जब यहां 12 मई हुई तो आपने खड़े होकर ये नहीं कहा कराची वालों ने पावर दिखाई? ये पावर दिखाई थी कराची वालों ने, ये अमन पसंद लोग, अमन पसंद शहर। आपको नहीं पता था? यू वर द लॉ, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जनरल सर्विंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। क्या आपको यह बातें नहीं पता थी? इसलिए मैं कहता हूं, हिडन हैंड से मुल्क नहीं चलेगा, डूबेगा ये मुल्क। अभी बाजवा का स्टेटमेंट आया ना, इमरान खान डेंजरस था, इसलिए मैंने उसको, ये अब कहानी नहीं चलेगी इस मुल्क में। जमहूरी मुल्क है, अवाम के मैंडेट से और जमहूरियत से चलेगा इंशाअल्लाह। जो भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा कंधे झुक गए, लोग परेशान हैं, ईमान रखें अपने आप पे, आपके लीडर इमरान खान पे, इंशाल्लाह इस मुल्क को इस बुरान से हम निकाल के देंगे। बहुत अली भाई आपने एक अहम मसले की निशानदेही की, सेंसस वाला जो इशू है, उसमें आपकी सरबराही में जो कमेटी बनी थी उसने इसको अप्रूव किया था। बावजूद इसके कि इस पर एतराजात थे, सीसीआई में ये केस जो है, नहीं पूछ सकते, वो बात कर रहे हैं ना, आप कर लें। हाँ नहीं, करो 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 करो, पूछो पूछो। इस पर तो आज आपने तस्दीक कर दी, क्योंकि मुराद अली शाह खुद कहते हैं कि जबरदस्ती मंजूरी दिलवाई गई। उस वक्त के जो इत्तेहादी थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जीडीए को मिलाकर सिंध के हक पर डाका डाला गया, क्योंकि इस मुतनाज़ा सेंसस में कराची को कम गिना गया था, कराची के हुकूम पे डाका डाला गया था। एक तो ये चीज, दूसरा खान साहब क्यों गिरफ्तारी नहीं दे रहे, जबकि जेल भरो तहरीक भी आप लोग खुद ही शुरू करना चाह रहे, तो जेल क्यों घबरा रहे जेल से? और मुख्तलिफ मुकदमात में आप लोग जो है वो पहले से आवासी जमानतें क्यों करवा रहे हैं? अगर आप जेल भरो की एक तरफ तो कहते हैं और दूसरी तरफ आपको खौफ है, आप पहले से आवासी जमानतें करवा रहे हैं। अच्छा जी, पहले जवाब दे दूं आपका सेंसस का। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात यह भी कही कि ये हजरत मुराद अली शाह और इनके वजीर, मुझे आदमी खुद कह रही, इनके वजीर और ख़ास तौर पे वो बैरिस्टर, वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एमक्यूएम के साथ मिलकर। सिर्फ उनका एक एजेंडा था कि एमक्यूएम हुकूमत वक्त यानी कि तहरीक इंसाफ से कोलिशन से हट जाए। इन्होंने उनके साथ देना शुरू किया। टीवी के ऊपर आप अभी भी गूगल कर लें, आपको नजर आ जाएगा कि सेंसस पे उनके साथ जाके खड़े होते थे। और मुराद अली शाह ने जो भी कहा सीसीआई में, ही वॉज आउट वोटेड, यानी कि पंजाब वालों का इतना इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है करवा लें। बलूचिस्तान वालों का इशू था थोड़ा बहुत, उन्होंने भी कहा, जुबैदा जलाल ने रिप्रेजेंट करी थी, करवा लें। अंदरून सिंध से डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, यानी कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा असल में अगर सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई, तो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की फैमिली कर रही है ना। ये तो अपने आप को बलोच बोलता है, जरदारी तो बलोच बोलता है ना। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की तो फैमिली सदियों से यहां रह रही है। ये तो खैर बलोचिस्तान ने भी कहा, हमारा भी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे कि सेंसस ठीक नहीं हुआ।
हल्का बंदियां इसमें गड़बड़ हुई, अभी फिर उन्होंने की हैं, तो सारों ने मिलकर इसको अप्रूव किया। हाँ, मैंने आपसे खुद कह दिया, वहां मुराद अली शाह ने अपोज किया, हमने उनसे पूछा रीजन तो बता दें। आप तो इनके दफ्तर एमकेएम भी अमीन उल हक बैठा था ना उस मीटिंग के अंदर, वो तो ये साहब आप तो इनके सेक्टर गए थे बादराबाद, वहां जाके आपने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए। अब आप यहां क्यों 2-6 दिन के बाद इसको अपोज कर रहे हैं? वो रीजन के ऊपर वो नाराज हो गए। कहने कि वो तो एक मेजोरिटी का फैसला था, वहां 4 और भी वजीर आला बैठते हैं ना, 3 और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो हो गया जमहूरियत है, मेजोरिटी रूल्स। नंबर 2 आपने सवाल पूछा इमरान खान साहब, हाँ हाँ, व्यू क्या अप्रूव तो उसकी, वरना 98 में चले जाते हैं। वरना हाँ, एनएफसी अवार्ड रिवाइज ये बिल्कुल ठीक बात है, ये भी पॉइंट अच्छा है। अगर वो नहीं मानते सेंसर साहब, तो आपका इलेक्शन भी पिछला वाला जो था उसमें क्वेश्चन मार्क था, और 97 98 के सेंसस पे आप चले जाते, एनएफसी अवार्ड भी फिर उतने पे जाता। पीछे के हम आगे बढ़े लेके मुल्क को, लास्ट गुड पॉइंट, और हमने इसलिए अप्रूव करके अगला अनाउंस कर दिया। दूसरा आपने पूछा इमरान खान साहब गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? देखें, इमरान खान साहब क्यों गिरफ्तारी दें? जब जेल भरो तहरीक शुरू हुई है तो टीयर्स में जाएगी, जब देनी होगी तो देंगे सब, लेकिन कोई कत्ल किया है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट इस्लामाबाद का ऑर्डर है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का, कि फॉरेन फंडिंग जो है केस या फंडिंग केसेस सारी जमातों के साथ सुने जाएं। मुझे जरा बता देना, पीपल्स पार्टी और नून लीग की और एमकेएम की क्यों नहीं सुनी जाती? उनकी क्यों नहीं सुनी जाती? हमने तो रिकॉर्ड दिया पता नहीं कितने मेंबर डोनर्स का नाम के साथ, हजारों हैं, और अगर उसमें कोई किसी की कंपनी का नाम का चेक था 200 500 हजार डॉलर का जो गलत आ गया, वो आप वर्स्ट केस ये कर सकते हैं, वापस ले लें आप। मलेशिया के पाकिस्तानी को इंडियन दिखा रहे हैं, यानी कि कोई अगर किसी की शादी हुई भी है, अमेरिका में रह रहा है पाकिस्तानी, यहां पैदा हुआ, यहां पला बड़ा, स्कूल यहां गया, यहां पाकिस्तानी है, उसकी शादी एक मुसलमान खातून से हुई जो इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन हो गई है, आप कह रहे हैं जी वो इंडियन है, अहमकाना हरकतें करके। और इस पर अगर आपने इमरान खान को अरेस्ट करना है तो इससे ज्यादा तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ही कोई नहीं। जहां तक आपने कहा बेलों पे, हम अपने केसेस सारे हमारे पे झूठे केसेस बने, वो हम केसेस लड़ेंगे और वो हम केसेस को ऑन द रिकॉर्ड रखेंगे, माफ भी कर रहे हैं हम, आप वो केसेस यानी कि जीतेंगे भी। जहां तक हमने जेल भरो तहरीक की बात की है, हम ये बताना चाहते हैं हम डरते नहीं है जेल शेल से, लेकिन हम झूठ में कन्विक्शन नहीं देंगे अपनी डर के, तो हम खुद आ जाएंगे, आपको डरने की भरोसे की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा अली साहब, सवाल ये है यार आप दोनों एक सवाल है इधर, ये सारे करके जाएंगे आप, तसल्ली होगी आपकी। ये बताएं मुझे, आप ये कह रहे हैं कि पहले जो है वो लीडर बाद में, दुनिया की कौन सी ऐसी कोई तहरीक है कि उसमें लीडर जो है वो पीछे है, वो कारकुनों को कहता जाए भाई पहले या आपका या आप क्रॉस कर मैं बाद में आता हूं। मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने ये कहा मेरी जान, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि लीडरशिप गिरफ्तार नहीं दे रहे। मैंने ये कहा इमरान खान साहब भी गिरफ्तारी देंगे, लेवल्स पे टीयर्स पे देंगे। हो सकता है पहले में वो चले जाए, हो सकता है तीसरे में। शाह साहब ने कहा, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन है ना तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं दूंगा। मैंने कहा मैं दूंगा, मैंने तो पहले भी कहा था, मैंने फॉर्म भी भर दिया। हाँ अच्छा ये देखो, और वो कह रहे पहले वो, अच्छा मुझे ये मेरी बात सुनो ना, लुक में नहीं, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है, ये इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है, इसका काम यही है, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे भाई यहाँ आपस में एक दूसरे से मुशावरत करके सवाल पूछते रहे, ये भी पूछ ले। अच्छा जवाब भी मुशावरत से, ये मैं बता देता हूँ, ये भी आपने देखा है कि अपनी खुशी से लोग आके रजिस्टर कर रहे हैं हमें जेल जाना है इमरान खान के लिए। ये भाई शादी का कार्ड नहीं पड़ रहा, जेल है, खुद आ रहे हैं लोग हजार। आप तो कल दोनों थे ना वहां पे, बहुत खुश थे लोग कल। भाइयों थैंक यू जी। कल की खुशी इतनी क्या सवाल कोई